अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़ों ने नहीं सोचा था। 3, साढ़े 3, 4 महीने की एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, कशीदगी, तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान आज बिलाखिर इस्लामाबाद MOU बाकायदा इसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। अब नाफिजुल अमल होगा जो भी अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टीज़ के दरमियान में हुई है। मज़ीद नेगोशिएशंस भी होंगी 60 दिन के बाद। डिटेल्ड इसके ऊपर जितना भी अमल दरामद हुआ होगा तो सेकंड मरहले की जो नेगोशिएशंस हैं उनका भी टेक्निकल तौर पर आगाज़ हो जाएगा। लेकिन जहां इस माहिदे से मुतल्लिक बहुत सी बातें हो रही हैं, तज्ज़िया तबसरे हो रहे हैं, वहाँ जो रिवायती जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ये जो सिफारतकारी है रिवायती तौर पर होती है, उसके लिए ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट और इसमें क्या नई अप्रोचेज़ अप्लाई हुई हैं, इसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा बड़ा रिगरस प्रोसेस था जिससे ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान की सालिसी में सारे के सारे मामला तय पाए। रिवायती तौर पर ईरान की एक अप्रोच रही है जिसमें ये ख्याल किया जाता है ईरान की तरफ से कि एक हार्ड लाइन्ड मज़ाहमती फ्रंट, अस्करी कार्रवाई या ताकत के ज़ोर के ऊपर या ताकत की बरतरी के ऊपर मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ अचीव किया जा सकता है। लेकिन आज जो नेगोशिएटिंग टीम के मोहम्मद बाकर कालिबाफ साहब हैं, उनका एक बयान, बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है जिसमें वो इस ख्याल का इजहार करते हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान अस्करी या फ़ौजी कार्रवाई से ज़्यादा मुज़ाकरात ने किरदार अदा किया और सिफारतकारी के ज़रिए ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वो ज़्यादा सूदमंद साबित हुए। इसने एक नई बहस को भी जन्म दिया है और एक नया कॉन्वर्सेशन के दरवाज़े खोल दिए हैं कि रिवायती तौर पर एक हार्ड लाइन्ड अप्रोच या अस्करी कार्रवाई या अस्करी फ्रंट को मुज़ाकरात की बरतरी के लिए मुकद्दम समझने वाला ईरान क्या आज ये बयान दे रहा है तो ये एक पॉलिसी में तब्दीली की अक्कासी करता है, या फिर ये उसी ताकत के ज़ोर पर या ताकत के बल पर मुज़ाकरात की रिवायती पॉलिसी का तसलसल समझा जाए? इसी को अपने तज्ज़ियाकारों से समझते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद से आगाज़ करते हैं इस डिस्कशन का। महमूद, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान जो कि आज हमने देखा है कालिबाफ साहब ने दिया, आपकी इसके ऊपर क्या असेसमेंट है? क्या ये एक बदले हुए ईरान जिसको हमें पता है कि निगोशिएशंस तो उसका आर्ट बड़ा बखूबी जानते हैं, लेकिन उन निगोशिएशंस के एग्जैक्टली आउटकम कैसे अचीव किया जाए, इसके ऊपर अब एक नई डिबेट छिड़ गई है। ये क्या पर्सपेक्टिव ऑफर करता है जो आज का बयान है? देखिए लीना, ईरान तो जो है वो डिप्लोमेटिकली ही मसाइल हल करना चाह रहा था और वो काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था, कोई आज की बात तो है नहीं। बल्कि जब ये जंग जिस दिन छिड़ी 28 फरवरी को, तो हमें मालूम है कि ओमान के थ्रू जो है अमेरिका और ईरान की जो निगोशिएशंस चल रही थी वो बड़ी क्लोज थी, मतलब वो बड़ी सक्सेसफुल जा रही थी। लेकिन अचानक से इसराइल के कहने पे अमेरिका जो है वो हमला कर देता है और वो इसराइल के एक जाल में फंस भी जाता है और वो समझता भी है कि शायद वहां पर कोई रिजीम चेंज हो जाएगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे और पता नहीं ईरान के अंदर जो है सारा निजाम तहस नहस करके और कोई उनकी पसंद की के लोग जो है वो उधर ताकत में आ जाएंगे। तो ये जो ईरान की बात हो रही है, ईरान की पॉलिसी शिफ्ट इसके अंदर क्या है, वो तो डिप्लोमेसी की वो बात हमेशा से करते रहे। वो तो चाहते थे कि ये इसी तरह से मामलात जो है वो बातचीत के थ्रू हल हो। जंग तो उन पर मुसल्लत की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, जिसकी उन्होंने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसकी वजह से अमेरिका को निगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ा। क्योंकि हम यहाँ पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वो खा न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो खा उनके दूसरे जो है जरीदे हों, वो उनके टीवी चैनल अमेरिका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, वो बात ही ये कर रहे हैं कि जो एक अमेरिकन माइट थी, वो जो एक डोमिनेंस, अनकंटेस्टेड अमेरिकन डोमिनेंस थी, ये वो खत्म हुई है ईरान की इस जवाब की वजह से। और फिर ये जो निगोशिएशंस और ये जो MOU, हिस्टोरिक MOU जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसका बहुत बड़ा किरदार भी है, और वो हमने देखा भी कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग हुई है उसके अंदर हमारे तो सिग्नेचर्स भी है। तो खैर एनीवे, सो द थिंग इज कि ईरान जो था वो तो कोई उसने ऐसी चीज नहीं की थी।
अनफॉर्चुनेटली अलीना, देखें, ये हम ओनस जो है विक्टिम के ऊपर डालने का, यहाँ पर इवन इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी ये बहुत ज्यादा होता है। ये सवाल तो पूछना चाहिए कि क्या इजराइल जो है वो कोई अपनी पॉलिसी शिफ्ट करेगा, वो कोई चीज अपनी चेंज करेगा? वो तो अभी भी लेबनान के ऊपर जो है हमले कर रहा है, और वो तो यही बातें कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तो ये एग्रीमेंट लागू नहीं होता, कि हम तो इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्या अमेरिका जो है कल को कोई इस तरह का मिस एडवेंचर या कोई ऐसी चीज तो नहीं करेगा? हमें ये सवाल जो है ये करना चाहिए। फिर अलीना, मेरे अपने ख्याल में ईरान ने, जब आप देखें, जवाबी कार्रवाई भी कर रहा था, तो उसने उस वक्त भी ये जीसीसी कंट्रीज को कहा कि हम ये चीज सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, हम कोई आपके साथ कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और हम तो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मेरे जो ख्याल में अब एक नया एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम शायद आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर बात है वो ओवरनाइट तो कोई चीज चेंज नहीं होती, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। चाइना व्हाट डू में यू मीन बाय न्यू चाइना वर्ल्ड ने, ऑर्डर? जी एलिना, ये मैं इस तरह ये बात करी कि एक तो जो अमेरिका की जो डोमिनेंस थी, वो एक चैलेंज भी हुई है, वो नजर आ रहा है कि एक तरह से खत्म हो रही है। दूसरा एलिना, एक चाइना ने बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो वाइट पेपर रिलीज किया रिसेंटली, जो कि बेसिकली है कि मोर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस, चाइनाज प्रिंसिपल्स, प्रपोजल्स एंड एक्शंस। और उसके अंदर जो बातें की गई हैं वो इस तरह से की गई कि क्योंकि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है एलिना, ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी के से गुजर रहा है, ठीक है। एक ये ग्लोबल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है कि ये आज के दौर के लिए नहीं है, और ये सिर्फ चंद मुल्कों को जो है फेवर करता है, ये सबको नहीं करता, खासतौर पर ग्लोबल साउथ को ये नहीं करता, ये ना रिप्रेजेंट करता है। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्लोबल अफेयर्स का जिन्होंने जो काम करते हैं, वो भी जो है एंड के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ चंद ममालिक के इंटरेस्ट सर्व करते हैं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि ईरान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ईरान के ऊपर से ऑब्वियसली सैंक्शंस उठेंगे, ईरान को ट्रेड और बाकी जो एक आइसोलेशन, उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी, एक इकोनॉमिक आइसोलेशन थी, वो खत्म होगी। तो आई थिंक ये पूरे के पूरे रीजन जो मिडिल पावर्स भी हैं इसके अंदर, वो कतर हो, टर्की हो, सऊदी अच्छा, अरेबिया है, ये पाकिस्तान है, फिर आपका उसके अलावा जो बाकी जो पॉइंट है चाइना और आखिरी, ये ये बड़ा अहम है, और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ शहजाद के पास, क्योंकि शहजाद, रिवायती तौर पर हमने देखा है कि खित्ते के ममालिक हों, दीगर ताकतें हों, उसको आप किसी भी वजह से कहें, लेकिन ईरान की अप्रोच ये रही है कि वो अपनी ताकत की बुनियाद पर या अपनी जो ताकत का जोर है उसकी बुनियाद पर ताल्लुकात कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करता है। जहाँ तक उनकी नेगोशिएशंस भी है, उसमें भी उनका थॉट प्रोसेस यही रहा है कि जितनी आपकी ताकत होगी उतनी आपके पास नेगोशिएटिंग पावर होगी। आज की जो गालिबाफ साहब की स्टेटमेंट है, क्या आप समझते हैं कि वो उसी का एक कंटिन्यूएशन है, या फिर आप समझते हैं कहीं ना कहीं ईरान की अप्रोच में चेंज आई है और ईरान ने सॉफ्ट नेगोशिएशन, सॉफ्ट पावर इस तरफ भी देखना शुरू किया है, खित्ते के ममालिक खास तौर पर? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फाइनली एक डील हो चुकी है, इस पर सिग्नेचर हो चुके हैं, और पाकिस्तान के लिए बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो इस मुआहदे पे सिग्नेटरी हैं। अब ये मुआहदा कितना देर पा होता है, पीस कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा इस खत्ते में, ये मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है अमेरिका ईरान की पॉलिसी पे तो करेगा, लेकिन जैसे अभी महमल बता रही थी कि जो इसराइल के अज़ाइम है उन पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि इसराइल ऑब्वियसली इस डील से खुश नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि अमेरिका को, ट्रंप को कन्विंस करें कि किसी तरीके से ये जंग जारी रहे, बल्कि जंग इससे ज्यादा बड़ी हो और ज्यादा फैलती रहे। तो मेरे ख्याल से एक टाइमली मुआहदा हुआ है, और बतौर पाकिस्तानी हम सबको इस पर बड़ा खुश होना चाहिए। लेकिन ईरान की जो पॉलिसी है, जो स्टेटमेंट है, वो तो बड़ा ही वेलकमिंग है। जो बाकर कालिबाफ ने कहा है कि सिफारतकारी जो है उससे ज्यादा फायदा हुआ है बनस्बत इसके कि आप लड़ते रहें और जंग के माहौल में रहें। दो इसके पहलू हैं। देखिए, महमल ने एक बात की कि अभी जो यूएस से ताल्लुकात हैं या यूरेनियम का जो मामला है, उस पर 2015 में भी हमने देखा कि यूएस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हुआ, और अभी भी ईरान जो है वो बातचीत जरूर कर रहा था। लेकिन ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है ना कि अभी उनके ओमान में मुज़ाकरात हुए, जिनीवा में मुज़ाकरात हुए। लेकिन क्या ईरान की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर डिप्लोमेटिक रही है, डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने जो है अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश की है? मुझे लगता है ये इतना दुरुस्त नहीं होगा कहना, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक जिनको वो कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हुतीज भी हैं, जिसमें हमास भी है, हजबुल्ला भी है, बशार अल-असद के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी, उसने ईरान को नुकसान भी पहुंचाया है कई पहलुओं में। और आज अगर आप देखें अच्छा, तो इस डिप्लोमेसी की वजह से इस ना सिर्फ इस जंग में जो है हमने देखा कि सीज फायर हुआ है, बल्कि जो ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के साथ, उनमें भी हमने कुछ बेहतरी, एटलीस्ट इंगेजमेंट तो देखी है ना।
अब सोचें, यही जो इस वक्त मुस्लिम ममालिक हैं, जो खित्ते के ममालिक हैं, उनके साथ ईरान के उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन जब ये जंग छिड़ी तो सऊदी अरब ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, कतर ने नेगोशिएशंस में कलीदी किरदार अदा किया। आप ये सिर्फ सोचें, अगर सऊदी अरब भी डिप्लोमेसी के जरिए जंग का जवाब जंग से देता तो आज शायद इस खित्ते के और इस जंग के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं, आज शायद पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ होती। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ईरान ने जो अपना जंगी दिफा किया है वो तो भरपूर किया है, लेकिन क्या उसने अमेरिका को मुकम्मल तबाह कर दिया है, क्या इसराइल को खत्म कर दिया है? ऐसा भी नहीं है ना। और ईरानी खुद इस चीज का मेरे ख्याल से एतराफ करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि वो बिल्कुल ही एक वीक नेशन बन के रह गए। हाँ, अमेरिका की ग्रोथ क्या है, डिक्लाइन क्या है, वो एक अलग बहस है, लेकिन ईरान ने एटलीस्ट अपना दिफा जो है भरपूर तरीके से किया है। लेकिन जो कामयाबी, जैसे खुद बाकर कालिबाफ कह रहे हैं, वो उनको हासिल हुई है एक डिप्लोमेसी के जरिए। और मेरे ख्याल से इन दोनों तीन शख्सियात एटलीस्ट जो हैं, जिनके नाम ज्यादा आते रहे, और भी लोग होंगे जैसे अब्बास अरागची, बाकर कालिबाफ, मसूद पेज़ेश्कियान जो सदर है ईरान के, उन्होंने तो देखे अपने यहाँ जो हार्ड लाइनर्स थे, जिसमें IRGC के लोग हो सकते हैं, जो ऑब्वियसली लोग सुप्रीम लीडर के करीब थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बरस जाके उन्होंने ये डील की है। तो सोचे उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो मेरे ख्याल से उनको तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने पॉपुलर लाइन लिए बगैर उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी कौम के लिए ज्यादा बेहतर क्या है, इस खित्ते के अमन के लिए क्या ज्यादा बेहतर है। तो उनका डिसीजन तो यकीनन उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जो मोमेंटम ये बना है डिप्लोमेटिकली, मेरे ख्याल से ईरान को उसको आगे फर्दर लेके जाना चाहिए, पुश करना चाहिए, इस खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करें, मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, और ये एंगेजमेंट के जरिए हो सकता है। अगर ये उनकी जो पॉलिसी रही है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, जिसको ऑब्वियसली वेस्ट जो है कहता है एक्सेस ऑफ ईविल है, ये अगर जारी रहेगी तो मेरे ख्याल से फिर जो मौक़िफ़ है बाकर कालिबाफ या उनके जैसे लोगों का, वो मेरे ख्याल से ज्यादा हर्ट होता है। तो डिप्लोमेटिकली इन चीजों को आगे बढ़ाने की मेरे ख्याल से जरूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए, जब हम बात करते हैं ना डायलॉग और डिप्लोमेसी की हम तारीफ कर रहे होते हैं, तो हमें जरा इसको पाकिस्तान के तनाजुर में भी देखने की जरूरत है, क्योंकि कई हमारे इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल मसाइल हैं जिसको हम बजोरे ताकत जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि ताकत आप एक हद तक आजमा सकते हैं, एक वक्त के लिए आजमा सकते हैं। इवेंचुअली अगर आपको हल निकालना है तो वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए रहेगा। तो जो कोशिश हमने जंग को आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर, डोमेस्टिक सियासत से मुतल्लिक ये बात करते हैं, तो मैं आपको कहूंगी होल्ड ऑन टू दैट थॉट, क्योंकि अगला जो हमारा सवाल है वो इसी से मुतल्लिक है, तो उसके ऊपर खुल के अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अभी जो हम इंटरनेशनल इशू को कह रहे हैं, मैं एक सेकेंड, मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त हमारा ऑब्वियसली एक हॉट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, हमारे इंडिया के साथ मामला है, हमारे बलूचिस्तान के अलग डायनेमिक्स है, कश्मीर में एक अलग मामला है। तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, इसीलिए मैंने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे जो मामला है, हमने ये देखना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को मौका जरूर देना है। इसमें हाँ जी, वैसे छोटी सी चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि ये पहले भी मैंने बात की थी, आपको याद होगा पिछले हफ्ते या उससे पहले बात हुई थी कि ईरान जो है वो एक्चुअली इंगेज करना चाहता है। उसने जो GCC कंट्रीज को ड्यूरिंग द वॉर भी जो मैसेज दिया था वो यही था कि हम आपके दुश्मन नहीं है, हमें तो इकट्ठे मिलकर ही काम करना चाहिए। जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, यानी कि जो मिलिट्री बेसिस जिस तरह अमेरिका को दिए और वो फिर हमारे खिलाफ, हमारे रीजन के अंदर यानी कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि उसका नुकसान है इस रीजन को। वो बेसिकली ये चीज बावर भी करा रहे थे कि एक तो हम सेल्फ डिफेंस भी कर रहे हैं, दूसरा आपको ये इस चीज का नुकसान होगा। तो इसलिए अब मुझे ये लगता है, लेकिन एक महमल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी है ना ईरान की, मैं तो उसकी नहीं कर रहा था। एक सिर्फ जुमला मैं अगर ऐड कर दूं कि आप पावर ऑफ डिप्लोमेसी देखें कि इसराइल जो अमेरिका का इत्तेहादी है, इस जंग को उन्होंने साथ शुरू किया, लेकिन इवेंचुअली एक डिप्लोमेसी के लिए, एक डील के लिए ट्रंप इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है, और उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्से का इजहार किया। तो ये डिप्लोमेसी है ना कि एक मुल्क जो कि जंग लड़ा है, अब वो डिप्लोमेटिकली डील करना चाहता है ईरान के साथ, और उस डील के लिए वो इतने डेस्परेट है कि वो इसराइल को कह रहे हैं कि तुम हमारे बगैर कुछ नहीं हो। तो ये पावर ऑफ डिप्लोमेसी है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ईरान के साथ जो ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उसमें तो हमने ये देखा है कि ईरान ने बड़ा एक हमेशा इसको फरोग दिया है कि हम डिप्लोमेसी करें। अच्छा, पता है ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, एब्सोल्युटली ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, यही डिस्कशन ईरान के अंदर भी सालों से जारी है। दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक हेडलाइनर्स जो मजहर अब्बास साहब ये समझते हैं कि एक जो रेजिस्टेंस है, जो अस्करी ताकत है, उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान का सर्वाइवल है और इसी तरह से उसको दुनिया से डील करना चाहिए। दूसरी राय ये है कि नहीं, ईरान को बातचीत करनी चाहिए, सिफारतकारी करनी चाहिए, इससे ईरान के लिए मामला बेहतर हो सकते हैं। ये दोनों राय साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। कालिबाफ साहब आज जब ये कहते हैं कि उनकी राय में
इतने हॉट परसूट के बाद कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस अस्करी कार्रवाई के ऊपर बरतरी रखती हैं, तो ये क्या मानी रखता है उस इंटरनल डायलॉग के लिए भी जो कि ईरान के अंदर होता है? देखिए, सबसे पहले तो ईरान को समझे। देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क जो 40 साल की सैंक्शन में है। ईरान एक ऐसा मुल्क जिसने कई साल की जंग लड़ी है इराक़ के साथ। ईरान एक ऐसा मुल्क जिसके इर्द गिर्द जो है वो कहीं भी वो जाके कहीं तिजारत नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक ऐसे मुल्क के बारे में आम तासुर ये था कि अगर इज़राइल और अमेरिका हमला करेंगे तो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़ाहिर नुकसान तो हुआ। लेकिन जंग जो कह रहे थे कि चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो उसने 3 महीने तक जंग लड़ी और दिलेरी से जंग लड़ी। इस वक्त जो सूरत हाल बनी है उसमें ईरान सिर्फ एक अच्छे नेगोशिएटर के तौर पे ही सामने नहीं आया कि उसने अच्छी नेगोशिएशंस की उसने, और अल्टीमेटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ गए। अभी तो जाहिर है जिस मुआहदे की हम बात कर रहे हैं उस मुआहदे में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो MOU साइन हुआ है, अभी तो असल मुआहदा जो है उसके अंदर बहुत कुछ लगेगा। लेकिन ईरान ने ये प्रूव किया कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुका, वो इज़राइल के आगे नहीं झुका। अल्टीमेटली देखिए ट्रंप का इसमें क्या फ़ायदा हुआ है। ट्रंप इस जंग से निकलना चाह रहे थे। जो शुरू में उन्होंने ज़ोर आजमाई की, उनको अंदाज़ा हो गया कि ईरान इराक़ नहीं है, ईरान जो है वो क्यूबा भी नहीं है, वेनेजुएला भी नहीं है, ईरान है। तो लिहाजा उन्होंने फिर जिस तरह निकले हैं ट्रंप, और अब जाहिर है अब आज ट्रंप ये बयान दें कि अगर दूसरे मुल्क बैलिस्टिक मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं रख सकता। अब ये कितना बड़ी तब्दीली है कि अमरीकी सदर जो ईरान को तहस नहस करने वाले थे, वो अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइल रख सकता है, मिसाइल प्रोग्राम रख सकता है। तो ये ईरान की फतह है। इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए क्या है? देखिए, पाकिस्तान इमर्ज होके आया है एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की दो ऐसी ताकतों के दरमियान मुआहदा कराने में कामयाब हुआ जो एक दूसरे को देखने के सुनने के रवादार नहीं थे। उसने ना सिर्फ ये कि उसने उनका एतमाद बहाल रखा, उसने सऊदी अरब और गल्फ़ स्टेट का एतमाद, ये सारे मुल्क जो इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी न किसी तरह रहे इन्वॉल्व, उनका सिर्फ एक मुल्क पर एतमाद था, वो था पाकिस्तान। और ये ही पाकिस्तान का सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इस मुआहदे को भी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सिर्फ ये है कि ये मुआहदा अपने जो कि मुझे तवक्को है कि इसमें कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं आएगी, और ईरान आइंदा जाके ईरान पर से सैंक्शंस हटती हैं अगर, तो आपका सबसे पहले तो जो गैस पाइपलाइन है और दीगर चीज़ें हैं, बहुत सी आपको मराहत जो है वो हासिल हो सकती हैं। ग्लोबली पाकिस्तान जो इमर्ज होके आया है वो एक अच्छे मीडिएटर आपको लेबनान में जो सूरत हाल है वो भी एक थ्रेट नहीं लगता इस मुआहदे को? देखिए खतरात तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, लेकिन ईरान क्यों डिले कर रहा है? ओवरऑल आपको नहीं लगता कि कशीदगी की तरफ जाएगा मामला? ईरान इसलिए डिले करना चाह रहा था कि ईरान एक परमानेंट सोल्यूशन चाहता है। ईरान एक ऐसा सोल्यूशन नहीं चाहता कि आज मुआहदा हो जाए और 2 महीने बाद मुआहदा। और आप ये फील करते हैं कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएगा? भट्टी साहब, सर वापस आते हैं अपनी बुनियादी डिबेट के ऊपर। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि ये एक सोच की तब्दीली है, और ये जो सोच है क्या ये दीगर जो सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर भी गालिब आएगी? क्या इस सोच को हम ये समझें कि ईरान की अगली पॉलिसी होगी? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि हमें ये ज़हनों में रखना चाहिए कि अब अगले 60 दिन बहुत अहम होंगे। असल और मुश्किल मरहला अब शुरू होगा। अफजूदा यूरेनियम मामला हो, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, अब न हरमुज़ का मुस्तकिल खुले रहना हो, ईरान के मुंजमद असासे हों, ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों वाला मामला हो, अमेरिका ईरान में एतमाद का जो फुकदान है वो मामला हो, या इसराइल जैसा स्पॉइलर उसको हैंडल करना हो, या लम्हा बेलम्हा बदलता ट्रंप मिजाज हो, और या ईरान की तल्ख यादें और जंग के ज़ख्म हों। अब शुरू होगा असल काम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया के लिए ये अच्छी खबर है,
एक मुआहदा या एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए और अमन का रुकावटों और ख़तरों भरा असल सफ़र शुरू हुआ। यहाँ पाकिस्तान को मुबारकबाद, बहुत तारीख़ साज किरदार अदा किया पाकिस्तान ने। ईरान और ईरानी कौम को मुबारकबाद, मुश्किल तरीन लम्हों में हिकमत, सब्र और कमाल दलेरी से जंग लड़ी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और पूरी दुनिया को मुबारक कि कम अज़ कम उस तरफ सफ़र शुरू हुआ जिस तरफ होना चाहिए था। जहाँ तक आपका बुनियादी सवाल है मैडम शेख, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पॉलिसी शिफ्ट बयान है। मुझे लगता है कि बाकर कालीबाफ का ये बयान जो है रवायती ताकत के साथ सफारतकारी का तसलसल है। अभी मैंने जैसे कहा कि बहुत कुछ तय होना बाकी है। अभी कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी हवाले से भी नहीं दी जा सकती कि सब कुछ ठीक हो गया या इसके बाद कुछ नहीं होना। लेकिन ये तो तय हो गया है कि अमेरिका इसराइल मिलकर 53 रोज़ा 2 जंगों में अपने अहदाफ हासिल ना कर पाए और हार गए दोनों। ना रजीम चेंज हो सका, ना ईरान ने सरेंडर किया, ना ईरान में बगावत हुई। ईरान ने, मैडम शेख जो बाकर कालीबाफ बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमने तो ओबामा मुआहदा भी किया, हम तो 2 बार मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, मगर आपने हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की और अब जो आपने अस्करी और फौजी कार्रवाई करके देख ली, क्या मिला? वापस आना पड़ा ना मुज़ाकरात की तरफ, सफारतकारी की तरफ। तो यही तो हम पहले कह रहे थे कि सब मसाइल का हल मुज़ाकरात में या बातचीत में है। और अगर आप लड़ना चाहते हैं तो वो लड़कर आपने देख लिया, और अगर आप हमें आजमाना चाहते हैं वो आजमा कर हमने देख ली, आपने देख लिया, तो अब आ गए आप वापस। और जहाँ तक मैडम शेख एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि ईरान के अंदर इस्लाह पसंद थे जो चाहते हैं कि ईरान खुले, ईरान कुछ चीज़ें अपने निज़ाम के अंदर बेहतर करे और दुनिया के साथ चले। अमेरिका और ईरान ने उनकी कमर तोड़ी है उन इस्लाह पसंदों की। और जो हार्ड लाइनर्स हैं आज वो ईरान में कह रहे हैं कि आपने देख लिया, हमारा क्या कसूर था, हमने तो 2 मरतबा मुज़ाकरात की, ओबामा मुआहदा भी किया, तो फिर क्यों जंग हम पर मुसल्लत की गई। तो आज जो बाकर कालीबाफ हैं या जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं या पासदारान इनकलाब हैं वो सच्चे साबित हुए और वो बता रहे हैं कि अगर जंग लड़नी है तो वो तो आपने लड़ ली। तो हम जो कह रहे थे कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, तो यही असल रास्ता है। तो ईरान इसी रास्ते पर पहले दिन भी कारबंद था, इक्तिसादी पाबंदियां हों, जंगें हों, झड़पें हों, और आज भी इसी रास्ते पर है। तो ये कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये एक तरह से ईरान के पॉलिसी का तसलसल है। ठीक है। अच्छा महमल कुछ ऐड करना चाह रही थी उस वक्त? जी अलीना, देखें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये जो डिप्लोमेसी की, जैसे पहले मैंने कहा कि जो अरब ममालिक के साथ तो ईरान अब चाहेगा, ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि एक्चुअली दुनिया के साथ जैसे तजारत के और बाकी सारे जो मौके उससे सैंक्शन उठेंगे तो बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुलेंगे। और अरब ममालिक से तो अच्छे ताल्लुकात जाते हैं और वो उसको पता है कि सऊदी अरब का बहुत कलीदी किरदार था कि वो इस जंग के अंदर उन्होंने जंप इन नहीं किया और ये आगे इतनी एस्केलेट नहीं, जो इसराइल का ट्रैप था तो वो उसमें नहीं फंसे। तो अब वो भी एक चीज़ बेहतर होगी। दूसरी चीज़ अलीना, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल ले ले जंग की, हमारे ऊपर भी हमारे एक दोस्त अरब मुल्क ने जो है उस वक्त प्रेशराइज करने की कोशिश की ये इससे कि हम रिटेलिएट ना करें, लेकिन हमने कहा कि हम रिटेलिएट तो करेंगे क्योंकि उन्होंने एक अनप्रोवोक्ड जो चीज़ है उन्होंने अटैक हम पे किया और उन्होंने ये जंग शुरू की, तो जवाब तो हम देंगे अपनी मर्जी से। और जवाब हमने भरपूर दिया और उसके बाद इंडिया जो है उसने सीज फायर की रिक्वेस्ट की अमेरिका को, बेशक वो माने ना माने, लेकिन ये बात तो जो है वो सबको सारी दुनिया को मालूम है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी जो है, देखें बिल्कुल डिप्लोमेसी से हम तो हमेशा बात करते हैं कि डायलॉग से मिसाइल हल होने चाहिए। इवन इंडिया पाकिस्तान को भी अब डायलॉग से ही आगे बढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान में मसला यह, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अफगान तालिबान से हम पिछले 4 साल से 5 साल से डायलॉग ही कर रहे हैं, खत्म करे। नहीं लीना, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो ईरान की ये जो डिप्लोमेसी और इसके ऊपर जो सवालात होते हैं, अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, हमने भी जहां जरूरत पड़ी हमने ये चीज इस्तेमाल की, लेकिन हम डिप्लोमेसी के ही हक में, तो ईरान भी डिप्लोमेसी के हक में, वो चाहता है कि सफारतकारी और ये सब कुछ चले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो बेसिकली इजराइल या अमेरिका जो है उनके प्रेशर में आ जाए या वो इसके ऊपर जंग मुसल्लत करे तो वो आगे से जवाब ना दें, या वो सिर्फ जो है कि खाली अब हम बातचीत ही करेंगे और हम बाकी जवाब ही करेंगे। अंडरस्टैंड आप जो शहजाद की बात का जवाब दे रही है, हाँ आई अंडरस्टैंड आप जो शहजाद की बात का जवाब दे रही हैं, लेकिन आई फील हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के तनाजुर में और उसके खारजी मामलात को बस करें तो फिर थोड़ा अनफेयर हो जाएगा बाकी तज्जियाकारों के साथ कि अगर उनकी राय नहीं हम शामिल करेंगे। तो इसको ईरान तक, अमेरिका तक और इसके मुमकिन असरात क्या हों उस तक महदूद रखते हैं। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी।
भट्टी साहब ये समझते हैं कि ये कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये वही जो ईरान की एक चली आ रही थी रिवायती पॉलिसी, यानी ताकत या अस्करी एतबार से आप मजबूत होंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो मुज़ाकरात में जान आएगी। शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब ये समझते हैं कि डेफिनेटली ये एक शिफ्ट का इशारा देता है और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ज़रूर पॉइंट करता है कि ईरान या वहाँ पर जो रहने वाले हार्ड लाइनर्स हैं वो ये समझते हैं कि बातचीत से ज़्यादा बेहतर रास्ते। अब क्या ये आने वाले दिनों में दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात और ईरान की जो पॉलिसी है उसके ऊपर किस हद तक असरअंदाज होता है, आया होता भी है नहीं, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हम देखेंगे। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हम एक और बड़ा अहम सवाल है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मुतल्लिक, उसके साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। दाखिली सियासत की बात करते हैं, जहां पर आपको कुछ दिन पहले याद होगा हमने भी डिस्कस किया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बजट स्पीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी कि आएँ बैठें, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मीसाक जमहूरियत करते हैं। उसका जवाब दिया है PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने, और वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात पर तैयार हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए, और बड़ी खुशाइंद है वज़ीर आज़म साहब की पेशकश। लेकिन उन्होंने कहा ये खलिश है कि हमारे तो बुनियादी जो मामलात हैं या मुतालबात हैं बिल्कुल उनसे आगाज़ किया जाए, हमारी बानी PTI से मुलाकात में जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएं और बानी PTI तक रसाई दे दी जाए। तो बिल्कुल आएँ बैठते हैं। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या इस वक्त सियासी माहौल में तब्दीली का कोई इम्कान नज़र आता है हमारे तज्जियाकारों को? इरशाद भट्टी साहब, हमने उस दिन भी बात की थी, ऑफ़र भी हो रही है, आज रेसिप्रोकेट भी हो गई जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या ऐसा कुछ इशारे हैं कि बात इससे ज़्यादा बढ़ सकती है अगर वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, या फिर ये रिवायती ही बैक एंड फोर्थ है? मुझे लगता है मैडम शेख ये एक रवायती तकरीर थी, रवायती आफ़र थी, रवायती किस्म के चंद फ़िक्रे थे और एक रवायती किस्म की रवायती और रस्मी कार्रवाई थी। वज़ीर आज़म साहब ने ऑफ़र की, गो कि अभी तक ये शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र है, नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी या उनके इत्तेहादियों का ये कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि ये नवाज़ शरीफ ये सारों की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की है और बैरिस्टर गौर साहब ने इस पेशकश को खुशामदीद कहा है। दोनों जो हैं वो इस तरह की बातें बहुत पहले भी कर चुके हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी। अब मुझे क्यों नहीं लगता कि ये बात आगे नहीं चलेगी, इसलिए आगे नहीं चले, और अगर आगे 2-4 और बयानात आ गए, प्रोग्राम हो गए, TV प्रोग्राम हो गए, कुछ और हो गया, तो फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वजह क्योंकि इस तरह की पहले कोशिशें हो चुकी हैं और नतीजा 0/0 रहा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो क्यों हुकूमत ये मानेगी? क्या हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने पर राज़ीमंद हो जाएगी? क्या हुकूमत सियासी कैदियों को रिहा कर पाएगी? क्या इमरान खान को हुकूमत रिलीफ दे पाएगी? क्या PTI के बाकी जो मुतालबात हैं, ज़ीरो सियासी स्पेस, उसको हैंडल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और फिर अभी 1 पेज की जो हम देखते हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया, ज़ीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और फिर बातचीत या मुज़ाकरात तब होते हैं जब ताकत के पलड़े बराबर हों, जब कुछ लिया जाए, कुछ दिया जाए, भाव ताव हो सके, लेन देन हो सके, हुकूमत फंसी हुई हो, हुकूमत को कुछ अपने काम निकलवाने हो। और अब तो बकौल हुकूमत वो ताकत में मजबूत हैं, ताकतवर हैं, उन्होंने सारा कुछ कॉर्नर कर दिया है, कोई बड़ा उनको किसी इhtजाज का सामना नहीं, बड़ी किसी स्ट्रीट मुहिम का सामना नहीं, कोई बड़ा उनको कोई चैलेंज सामना नहीं PTI की तरफ से। तो वो क्यों चाहेंगे कि इस तरह आएँ और मुज़ाकरात करें? ठीक है महमल, ये बताएं, एक ये भी बड़ा फैक्ट है कि इसका कोई अल्टरनेटिव भी मौजूद नहीं है, तो क्या ऐसे माहौल में जहां अल्टरनेटिव, जैसे भट्टी साहब भी कह रहे थे, उनको ऐसा लगता नहीं है कि PTI से मुतालिक कोई लचक भी मौजूद है? किस हद तक रूम सियासत में रद्दोबदल या कोई किसी नई उसका जहद का है? देखिए लीना, मैंने तो हमेशा ये बात की है कि जो भी मसाइल हों, ख़ासतौर पे जैसे सियासी जमातों के दरमियान जिस तरह के हैं,
वो डायलॉग के बगैर हल नहीं होंगे। हम अभी पिछले सवाल के अंदर डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे कि वो क्यों ज़रूरी है। इधर भी जो है ये डिप्लोमेसी और डायलॉग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उन दोनों को एक दूसरे से जो है वो गिले शिकवे भी होंगे और बिल्कुल जायज़ होंगे, लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि आप दरवाजे बंद कर दें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमने जो है पहले भी देखा था कि जो दरवाजे बंद होने वाली चीज़ होती थी उससे एक्चुअली सियासतदानों और सियासी जमातों का ओवरऑल एक नुकसान होता था। और ये जो हमने देखा कि ऑपोजिशन ने फिर टीटीएपी ने एक्चुअली ये कहा कि हम अनकंडीशनल बातचीत करेंगे। जब ये ऑफर हुई थी हुकूमत की तरफ से तो फिर हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी देखा। और अनकंडीशनल की इसलिए क्योंकि जो एक कंडीशन नथी कर दी जाती थी खान साहब से रिलेटेड पीटीआई की तरफ से, उसकी वजह से भी कई दफ़ा जो है मामलात रुक जाते हैं। हमने देखा था कि टॉक शुरू भी हुई फिर ख़त्म भी होगी महीने के अंदर कि जी जल्दी करें, रिलीज़ नहीं हो रही है, इस तरह से। जब आप बातचीत करते हैं अलीना, उससे दरवाजे खुलते हैं, उससे फिर रास्ते खुलते हैं। हो सकता है कि अभी सख्तियाँ बिल्कुल, ये अभी तक कोई पॉलिसी शिफ्ट हमने नहीं देखी ऐसी कि कोई जो है वो खान साहब से मुतल्लिक कोई चेंज हुई हो, कि उनकी मुलाकातों से मुतल्लिक कोई चेंज हुई हो। लेकिन जब एक डायलॉग के लिए बैठेंगे वो अचकज़ई साहब के साथ, वो पीटीआई की डेलीगेशन के साथ हुकूमत जब बैठेगी तो फिर ही बातचीत करके आगे कोई ऐसे मामलात होंगे कि इवेंचुअली जो है ये चीज़ें जो कि गलत हो रही है, हम तो इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करते हैं कि ये इलीगल चीज़ है कि आप मुलाकात नहीं करने दे रहे फैमिली या लॉयर्स या पार्टी को। तो अब जो है अगर कोई इस तरह से रास्ते खुलते हैं वो पीटीआई के लिए अच्छे होंगे और हमारी सियासत के लिए और इवेंचुअली हमारी जमहूरियत के लिए, जो कि एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर फंस के रह गया लीना। और बड़ी बट इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा कोई? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, होना चाहिए बट आपको नजर नहीं आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। शहजाद, आप कहिएगा, अगर हम कंपैरिजन ही करें ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उससे मौजूदा हालात का, तो वहाँ पर एक बड़ा रिगरस मीडिएशन प्रोसेस के अंदर एक काबिल एतमाद और एक पेशेंट मीडिएटर जो पाकिस्तान था उसका किरदार उभर के आया। यहाँ पर जब हम सियासी माहौल में तब्दीली या किसी गुंजाइश की लचक की बात करते हैं तो क्या समझते हैं, क्या वो मीडिएटर इसी नौइयत का कोई वो मिसिंग फैक्टर है? क्या आपको इस माहौल में कोई ना कोई चेंज, रद्दोबदल या कोई हल्की सी सरसराहट नजर आती है? नहीं अलीना, मुझे तो कोई तब्दीली नजर आ रही है। और ये जो अभी आपने बात की, बिल्कुल ये एक रिवायती किस्म का पेशकश थी और मुझे तो लगता है जो इससे पहले भी पेशकश की गई है मुज़ाकरात की, वो रिवायती है रही है। क्योंकि देखे ना, इस वक्त क्या मफाद है, क्या नून लीग का हुकूमत का मफाद ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, उनसे मुलाकातें हों, वो सियासी बयान दें या इमरान खान आके बाहर पॉलिटिक्स करें? ये वो बुनियादी बातें हैं जो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है। अगर डायलॉग का कोई प्रोसेस बढ़ता है तो इस पे तो हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। और ये बात भी दुरुस्त है कि हमने देखा है कि जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अभी जीबी के इलेक्शन से पहले भी आपने देखा कि सिंबल नहीं दिया गया तहरीक इंसाफ को, ना आजाद कश्मीर के इलेक्शन में उनके पास सिंबल होगा। तो यानी कि जो स्टेट की पॉलिसी है वो उनके लिए बिल्कुल वही है जो 2024 में हमने देखी थी। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बड़ी तब्दीली आई है। और जो वन पेज है वो भी फिलहाल हमें बरकरार नजर आता है। इस वक्त जो बजट पेश किया हुकूमत, उससे बड़ी मुतमईन है कि IMF से हमने कुछ कंसेशन ले लिए हैं। इसके अलावा जो अभी सिफारती कामयाबी हुई है उसमें भी जो है शहबाज शरीफ का नाम सामने आता रहे। और देखिए तब्दीली किस वक्त आती है? तब्दीली तो उस वक्त आती है ना जब या तो एक फरीक चेंज हो जाए, अफराद चेंज हो जाए। वो तो आपको पता है कि दोनों तरफ से हो नहीं रहे। दूसरा इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे तो ना शहबाज शरीफ से किसी को इनसिक्योरिटी हो सकती है, ना शहबाज शरीफ को किसी और से इनसिक्योरिटी है। तो मुझे कोई इस वक्त तब्दीली के ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे। और पहले भी जो पेशकश की गई थी वो भी कहते हैं ना लफ्जी जमा खर्ची था, और ये भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है, जबानी जमा खर्ची है। ये पर्सनैलिटी वाली बात करके तो आपने मेरा अगला सवाल मेरे मुंह से खींच लिया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर, भट्टी साहब ने भी अभी सुहेल वड़ाइद साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि उनको ऐसा लगता है, रिवायती तौर पर भी भट्टी साहब ने जनरली बात की कि ऐसा कैसे फैक्टर्स मौजूद हैं कि कोई ना कोई हो सकती है नाचाकी, अनबन या ऑल इज़ नॉट वेयर, इस तरह के कोई इशारे मिलते हैं। क्या आपको इस तरह का कोई दारुल हुकूमत में बैठे हुए आसार नज़र आ रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग बात है। मैं तो खुद चाहता हूँ सुहेल वड़ाइद साहब आए और हमसे जरा बात करें इस बारे में, क्योंकि इशारे तो उनको नजर आ रहे हैं। उनका एक मौकिफ है जो कि बिल्कुल ठीक है कि देखिए शहबाज शरीफ ने 5 बजट पेश किए। क्या उन 5 बजट पेश करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ है, कि गुर्बत में कमी आई हो, रोजगार पैदा हुआ हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट के इशूज है वो हल हो गए हो, या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हो, या कोई हमने रिफॉर्म्स किए हो? ये तो कुछ नहीं हुआ है ना।
जो भी है वही है जो माजी में भी हमने देखा है कि हुकूमतें जब IMF प्रोग्राम में जाती है भट्टी साहब भी अभी बैठे हुए, अब आई एम नॉट श्योर कि आपने वो कैच किया नहीं जुमला भट्टी साहब का। भट्टी साहब से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने भी बैठे हुए दबे अल्फाज में एक्नॉलेज किया है कि कहीं ना कहीं हुकूमत से ना उस तरह तो नहीं बहुत ज्यादा रिफ्ट, लेकिन नापसंदीदगी या गिले शिकवे जरूर हैं। तो अलीना, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो जरा बताए ना फिर तब्दीली क्या होगी। यानी कि देखें, या तो ये तब्दीली हो ना कि कोई हुकूमत रही ना, ठीक है, जो हमने देखा है कि मार्शल लॉज में होता है, या तो वो तब्दीली हो। लेकिन वो तब्दीली अगर हम कहते हैं कि नहीं एक्सेप्टेबल है और नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, किसको लेकर आएंगे? क्या पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात है एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त, वो आ जाएंगे? या ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा शख्स जो कि नॉमिनी होगा, मिसाल के तौर पे कोई नाम ले लेता है कि पहले काकड़ साहब बने थे तो मोहसिन नकवी साहब बन सकते हैं, तो उससे क्या बदल जाएगा? उससे क्या जो है पॉलिटिकल सपोर्ट नून लीग की, पीपल्स पार्टी की ज्यादा बढ़ जाएगी? तो मुझे ये बताया ना कि ऑल्टरनेट क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब से किसी को इनसिक्योरिटी नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब का ये मसला है कि उनको अगर ईगो है, ना उनको इनसिक्योरिटी है। बेहतर अगर क्योंकि रिवायती तौर पर ये कहा जाता था कि वो जब भी हिस्टोरिकली कोई क्लैश होता था तो वो क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज भी कहीं ना कहीं होता था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोर हासिल करने का कहीं ना कहीं मजीद ताकत नहीं था। क्लैश ऑफ पर्सनालिटी के अलावा नजरियात का क्लैश होता था। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के नजरिया जो इस वक्त है वो तो सालों से है कि हमें जो है एक साथ होके एक पेज पे रह के काम करने की जरूरत है, और कोई सिविल सुप्रीमेसी के लिए आप इतना आगे ना जाए कि आप इदारों से झगड़ा कर लें। तो ये आइडियोलॉजी, ये नजरिया तो उनका पहले से है। तो ना यहाँ पे पर्सनैलिटी क्लैश है, ना ईगो क्लैश है, ना मेरे ख्याल से नजरियात का कोई क्लैश है। इस वजह से ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। देखिए, टुमारो एनीथिंग चेंजेस, उस पर तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। हालात बदल जाते हैं, कोई एक आध गलती हो, कोई बुरा मूव हो, उससे अगर हालात बदल जाए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं वापस भट्टी साहब के पास ले जाऊंगी ना कि वो क्या होता हुआ देख रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी भी ये राय है। लेकिन पहले मजहर साहब से बात करते हैं। मजहर साहब, सर आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ये जो पेशकश हुई है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, एक के पास हुकूमत है, दूसरे के पास मैंडेट है। तो हुकूमत मैंडेट वाले से क्यों बात करेगी और मैंडेट वाला हुकूमत से क्यों बात करेगा? ये तो एक मेरे ख्याल में, देखिए, अगर बातचीत होती ना और बातचीत करनी होती तो उसके लिए एतमाद सादी पहले की जाती है। आज ही देख लें आप, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो बेंच टूट गया जिसने सोहेल आफरीदी की बानी PTI से मुज़ाकरात की समाअत करनी थी। जहां आप जो बाकी तो चीज़ें छोड़ें, जहां आप उनसे मुलाकात नहीं करवाने दे रहे, वहां आप बातचीत कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्यों, एक तो पहली बात ये कि मुस्लिम लीग के पास हुकूमत है, वो क्यों तहरीक इंसाफ, कोई दबाव नहीं है, तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक नहीं चल रही, तहरीक इंसाफ के कोई लाखों लोग सड़कों पे नहीं हैं, तो हुकूमत के पास क्या प्रेशर है और कौन सा प्रेशर है हुकूमत को कि जिसकी बिना पे वो तहरीक इंसाफ से या अपोजिशन से बातचीत करे? क्योंकि अब हम कोई मॉरल, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक उस पर तो नहीं खड़े हुए, नॉर्म्स के ऊपर नहीं खड़े हुए। तो जाहिर है इस वक्त जो है गवर्नमेंट चिल कर रही है, उनकी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे हैं, कोई प्रेशर है नहीं। तो वो क्यों चाहेंगे कि जब पंजाब में एकदम ऑल ऑफ अ सडन पॉलिटिकल अपहीवल हो जाए? अपहीवल से मुराद ये कि जाहिर है, फ़र्ज़ करें इन मुज़ाकरात के नतीजे में किसी भी तरीके से PTI को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। अब PTI को रिलीफ मिलेगा तो गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट क्यों ये चाहेगी कि एक ऐसी पार्टी जो उनकी आर्च राइवल है उसको पॉलिटिकल रिलीफ मिल जाए? एक ऑब्वियस सी, नेचुरल सी बात है एक चीज़। तो मेरा नहीं ख्याल जो वज़ीर आज़म ये बात करते हैं तो वज़ीर आज़म एक बजट तकरीर के दौरान ये बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं वो एक अलग से एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि हाँ आएँ, मीसाक पे चलें, इस मरतबा नहीं, आइंदा इलेक्शन के लिए कुछ एक फ्रेमवर्क तय कर लें। जो हो गया, आपने 5 बजट पेश कर लिए, चलें आपको 3 साल देते हैं, आइंदा इलेक्शन के लिए बातचीत करें। सिर्फ ये बात कहना कि आए मीसाक जमहूरियत पर बात कर लें, मीसाक जमहूरियत करते हैं, मीसाक मईशत करते हैं, भाई कोई फ्रेमवर्क तो बनाएं, कोई फ्रेमवर्क तो दें। अब अपोजिशन, अगर अपोजिशन से आप बात करना चाह रहे हैं तो अपोजिशन अपने लीडर से क्यों नहीं मुलाकात करे? आपने मुलाकात में वो लेगी ना, उनसे गाइडलाइन लेगी ना, तो उसमें क्या हर्ज है? क्या नहीं हुआ माजी में ऐसा कि अपोजिशन के आपस में मुज़ाकरात हुए, उनकी लीडरशिप बंद होती थी उनके? तो प्रॉब्लम यह है कि क्या वाकई गवर्नमेंट सिंसियर है बातचीत करने में?
आज अपोजिशन ने कहा कि हम तैयार हैं, इससे पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात, अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना है ना कि गवर्नमेंट का अगला कदम क्या होगा। करवा दें अपोजिशन से एक मुलाकात करवा दें बानी पीटीआई की, उसमें क्या हर्ज है, कौन सी क़यामत को टूट पड़ेगी। और ये छोड़ दें जेल मैन्यूल, क्योंकि जेल मैन्यूल्स क्या होते हैं और किस तरह चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमारी तारीख का बड़ा बदनुमा दाग है। ये चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत हो, उससे पहले किसी और की हुकूमत हो, ये जहाँ आपने राह हमवार करनी होती है वहाँ सारे जेल मैन्यूल एक तरफ हो जाता है। तो ये छोड़ दें। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, और आई विश कि गवर्नमेंट सिंसियर हो, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें चीज़ों का, अच्छा आइंदा इंतखाबात के लिए निकालें। आज की सिचुएशन मुझे बिल्कुल हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती, कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे कि गवर्नमेंट जो है अपोजिशन कोई आगे बढ़ने का नेगोशिएशंस इम्कान नहीं लग रहा। ठीक है जी, हमारे पैनलिस्ट की कमोबेश यही राय है। भट्टी साहब ने ऑन अ सेपरेट नोट ये जो एक तज्ज़िया तबसरा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हुकूमत से सब खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटपट है, उसके ऊपर अपनी एक मुख्तलिफ राय या इनफरादी राय पेश की। इस पर मैं चाहती थी भट्टी साहब ज़रा मज़ीद एक सवाल कर ले, फॉलो अप। जी भट्टी साहब, वो अगर आप जवाब देना चाहें, अभी बात ये हो रही थी कि आपको ऐसे इशारे मिल रहे हैं, आपको भी बल्कि कहना चाहिए, तो क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेट है, या अगर ऐसी ख्वाहिश है तो फिर मुतबादिल क्या होगा? नहीं मैडम शेख, इशारे तो मुझे कोई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा था कि हुकूमत दबाव में है अपनी परफॉर्मेंस और अपनी गवर्नेंस की वजह से। हुकूमत दबाव में है क्योंकि हुकूमत पर मैडम शेख, हुकूमत पर भी है, पीपल्स पार्टी पर भी है, मुस्लिम लीग नून पर भी है। हुकूमत का अपना दबाव मैडम, परफॉर्मेंस दबाव और इमरान खान के वोट बैंक का दबाव और बाकी जो आवाम को रिलीफ देने का दबाव, ये दबाव मौजूद है। और इसी वजह से कभी आता है कि हो सकता है काबीना में तब्दीलियां हो, इसी वजह से आता है कि हो सकता है आप आगे चलकर सेम पेज ना मजीद रहने का दबाव तो नहीं है, सेम पेज में दरार का दबाव तो नहीं है? उस हवाले से अभी तक कोई दबाव नहीं। अच्छा बस सही है, फिर भट्टी साहब फिर तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि इस वक्त जो बात हो रही है कि जो दबाव है वो सेम पेज ना रहने का या सेम पेज में कोई दरार पड़ने का दबाव है, लेकिन भट्टी साहब कहते हैं ऐसा नहीं है। दैट क्लियर्स इट अप, बिकॉज अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमारे तज्जियाकार बिल्कुल मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर कि ये जो मुज़ाकरात हैं गो के होने चाहिए, लेकिन इस वक्त इसमें ना संजीदगी नज़र आती है और ना इसके नतीजे में कोई आगे पेशरफ्त नज़र आती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।